पिछले चैप्टर में हमने विद्युत धारा को उत्पन्न करने के कारण और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा। अब यहाँ पर हम विद्युत धारा के कुछ अन्य प्रभाव को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए, परिपथ में एक बल्ब लगा हुआ है और बल्ब से हमको प्रकाश प्राप्त होता है, तो ये विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव कहलाता है। तो इसी तरह से एक अन्य प्रभाव है जिसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, और इसका पता सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, उन्होंने लगाया था। उन्होंने क्या किया कि जैसे ये विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ के पास उन्होंने एक दिक सुई ला करके रख दी। अब दिक सुई आप जानते हैं बच्चों, दिक सुई के अंदर एक छोटा सा चुंबक लगा हुआ होता है जो दिशाओं को बताता है। N2S वो चुंबक ठहरता है, क्योंकि चुंबक के मुख्य गुण आप जानते हैं कि कोई भी जो चुंबक होता है उसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और जब किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो जो ऑर्स्टेड थे उन्होंने एक परिपथ के पास वो एक दिक सुई को लाए, ये दिक सुई ला सकते हैं या जो आपका कंपास है वो ला सकते हैं। तो वो दिक सुई लाए क्योंकि दिक सुई का चुंबक छोटा होता है और वो प्रभाव को स्पष्ट रूप से दिखा सकता है। प्रथम स्थिति में जब ये परिपथ हमारा खुला था यानी स्विच हमारा ऑफ था, स्विच ऑफ की स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन होने के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होनी प्रारंभ हुई और उन्होंने देखा कि प्रारंभिक स्थिति में जो दिक सुई आपकी N2S डायरेक्शन में ठहरी हुई थी, क्योंकि उसका वो गुण है, जैसे ही विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होती है उसके पास रखी हुई दिक सुई की जो सुई है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप यानी वो अपनी NS दिशा से हिल जाती है, और NS दिशा से हिलने का मतलब है कि उस दिक सुई ने एक बल का अनुभव किया, और वो बल का अनुभव उसने कब किया? जब परिपथ में धारा प्रवाहित की गई। कोई भी चुंबक तब विक्षेप दिखाता है, तब अपनी दिशा से हटता है जब उसके पास दूसरे चुंबक को लाया जाता है। दूसरे चुंबक के आपने पढ़ा है कि जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा चुंबक नहीं लाए थे, हम उसको परिपथ के पास लाए थे। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी और दिक्सुई में विक्षेप हुआ। तो इससे ऑर्स्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि परिपथ के जो धारावाही परिपथ है उसके पास रखे हुए दिक्सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, इसका अर्थ है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। जब हम किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दिक्सुई में विक्षेप होता है। अब उन्होंने इसी प्रयोग के लिए क्या किया कि जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कहा था परिपथ में दिशा +2- होती है। उन्होंने दिशा को परिवर्तित किया। इसी परिपथ में बाकी उपकरण लगे हुए हैं और दिशा परिवर्तित करने के लिए केवल बैटरी की दिशा आपको बदल देनी है। इसमें +- है तो इसमें प्लस इधर हो गया, माइनस इधर हो गया, अपने आप धारा की दिशा बदल जाती है। जैसे ही उन्होंने धारा की दिशा बदली तो उसके पास रखी हुई जो दिक्सुई थी उसका विक्षेप की दिशा भी उलट जाती है। माना वो पहली दिशा में जब वो N2S डायरेक्शन में थी वो इस तरह से हिल गई बाहर को, और जब मैंने धारा की दिशा बदली तो वो जो सुई का विक्षेपण होता है N2S से सीधे वो अंदर को विक्षेप हो जाता है। यानी जो परिपथ है, परिपथ में धारा की दिशा को बदलने पर दिक्सुई के विक्षेपण में भी परिवर्तन होता है। इससे पूरा सिद्ध हो गया कि जो विद्युत धारा है वो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है, और विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय प्रभाव उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करता है। तो ये प्रयोग बच्चों ऑर्स्टेड का प्रयोग है, और ऑर्स्टेड के प्रयोगों के आधार पर ही ये निष्कर्ष निकला कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। अब चुंबकीय प्रभाव के पश्चात हम पहले चुंबक के कुछ लक्षणों को देखते हैं। यह आपका बार मैग्नेट है जिसे हम दंड चुंबक कहते हैं। दंड चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन गुणों को आप जानते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर एक चुंबक N2S डायरेक्शन में जाकर के ठहर जाता है, उत्तर दक्षिण दिशा में, इसीलिए इसका प्रयोग दिक्सुई और कंपास में किया जाता है। अब ये जो चुंबक है जो इसके चारों तरफ हम कोई लोहे, निकिल, कोबाल्ट और आयरन की जब वस्तुएं रखते हैं तो उन वस्तुओं को ये आकर्षित करता है। निकिल, कोबाल्ट और आयरन को चुंबकीय धातुएं कहा जाता है।
उन पदार्थों को ये आकर्षित करता है। अर्थात इस चुंबक के चारों ओर का एक विशेष क्षेत्र जिसमें रखी गई लोहे की, निकल की और कोबाल्ट की वस्तुओं को चुंबक आकर्षित करता है, उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यदि हम वस्तु को बहुत दूर रख देते हैं तब वो चुंबक उनको आकर्षित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका चुंबकीय क्षेत्र वहां जाकर के समाप्त हो जाता है। तो चुंबक के चारों ओर का वो विशेष क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत ये वस्तुएं आकर्षण बल का अनुभव करती हैं। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, वो एक ऐसी राशि है, वो सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि हमने पढ़ी है। सदिश राशि यानी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता होती है, और जो दंड चुंबक है उसके क्षेत्र को दिखाने के लिए हम दिक्सूई की मदद लेते हैं। इसमें एक प्रयोग आता है आपका। दूसरा प्रयोग आता है कि अगर हम किसी कागज में इस तरह से दंड चुंबक को फिक्स कर देते हैं और उसके चारों तरफ आयरन का चूर्ण जो फैला देते हैं और हल्के से इस कागज को हिलाते हैं, तो जो आयरन का चूर्ण होता है वो एक विशेष पैटर्न यहाँ पर ले लेता है, और वो पैटर्न जो दंड चुंबक है हमारा उसके चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और उसमें रेखाएं बन जाती हैं, और उन रेखाओं को बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं हैं वो चुंबकीय बल रेखाएं बन जाती हैं, और ये चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। अगर हम दंड चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचना चाहें और जो दिक्सूई है उसकी मदद से खींचना चाहें, तो हमको इस तरह के वक्र हमको प्राप्त होते हैं जो आपके एन से एस की ओर चलते हैं, और ये आपको दोनों तरफ आपको प्राप्त होते हैं। आप इधर को भी खींचेंगे, इधर भी आपको इस तरह से दिक्सूई की सहायता से इस तरह से हमको वक्र प्राप्त होते हैं, और दिक्सूई की सहायता से हम इनकी दिशा का निर्धारण भी करते हैं, और इनकी दिशा आती है एन टू एस। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपके दंड चुंबक के लिए एन टू एस होती है। अब इसमें यदि आप उस दिक्सूई को ठीक इस दंड चुंबक के अंदर रखें, तो इस दंड चुंबक के अंदर भी वो जो दिक्सूई होती है वो सीधे इसी रेखा में दंड चुंबक की जो सीमाएं हैं उसके समांतर इस तरह से आपको ये जो वक्र होता है जो आपने यहाँ से यहाँ तक बनाया है, तो वो वक्र यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा भी हो जाता है, और ये सारी की सारी रेखाएं दंड चुंबक के अंदर हमको समांतर रेखाओं के रूप में प्राप्त होती हैं, और उनकी दिशा एस टू एन होती है यहाँ इस तरह से। तो आप अगर इस वक्र को देखें बच्चों, तो ये वक्र आपका जो चुंबकीय बल रेखा का वक्र है ये एक बंद वक्र होता है। इसका एक हिस्सा चुंबक के बाहर है, दूसरा हिस्सा चुंबक के अंदर है। चुंबक के बाहर जो क्षेत्र की दिशा होती है वो एन टू एस होती है, और चुंबक के अंदर क्षेत्र की दिशा एस टू एन होती है। जैसे हम बैटरी के लिए पढ़ते हैं, जब बैटरी विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो परिपथ में प्लस टू माइनस होती है, और सेल के अंदर माइनस टू प्लस होती है। वैसी स्थिति यहाँ पर है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर एन टू एस होती है और चुंबक के अंदर एस टू एन होती है। तो इसी तरह से हमको ये रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं जो ये दिखाती हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत हम जब वस्तुओं को रखेंगे तो उन्हें ये चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये सारी बल रेखाएं हैं आपकी। बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण हमने अभी देखा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र होते हैं। दूसरा गुण, चुंबकीय बल रेखाओं की या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा गुण है बच्चों कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को इस तरह से काटती नहीं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। माना दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती हैं। हम कह रहे हैं कि हमने जो ये बल रेखाएं हैं दिक्सूई की मदद से रखी हैं। दिक्सूई को रखा जाता है इस तरह से, और उसके अंदर लगा हुआ जो चुंबक होता है वो इस दंड चुंबक के कारण अपनी दिशा को बदलते जाता है, और इस तरह से हमको ये क्षेत्र रेखा प्राप्त होती जाती है। अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पर जो दिक्सूई रखी जाएगी उसका जो चुंबक है वो दो दिशाओं को दिखाएगा, इधर भी और इधर भी, जबकि किसी भी बिंदु पर दिक्सूई केवल एक ही दिशा को दिखाती है, इस तरह से दो दिशाओं को प्रदर्शित नहीं करती है। तो इसलिए जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटती नहीं हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पर अधिक सघन होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रबल होता है, और चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर जितनी विरल अर्थात दूर दूर होती हैं चुंबकीय क्षेत्र वहां पर उतना दुर्बल होता है। तो दंड चुंबक के लिए आप देख सकते हैं
जो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो सबसे अधिक सघन इसके ध्रुव क्षेत्र में है, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में भी और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में भी। इसका मतलब दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रबल इसके ध्रुवों पर होता है। और जब ये इस तरह से ध्रुवों से दूर होती चली जाती है या बीच में आते चले जाता है तो वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं विरल होती चली जाती हैं, अर्थात इन क्षेत्रों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दुर्बल होता चला जाता है। तो इस तरह से ये दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो बल रेखाएं हैं ये उस दंड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं।